मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। वह मुझे पूरी तरह से भूल गई। मैं उस वक्त हंस पड़ा। आखिरकार यह बड़ी किस्मत मुंह तक पहुंच ही गई। मैंने पूरी रफ्तार के साथ उसे तलाक के लिए कोर्ट घसीटा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तलाक का सर्टिफिकेट मिलने के ठीक बाद, जब मैं रिलैक्स होकर अपनी खुशहाल बैचलर लाइफ एंजॉय करने वाला था, उसकी याददाश्त वापस आ गई। डॉक्टर ने माथे पर शिकन लिए टोमोग्राफी रिपोर्ट पकड़ी हुई थी, और जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आवाज भारी और दबी हुई थी। मिस्टर सांग, स्थिति थोड़ी विशेष है। मिस लिल राण के दिमाग में एक छोटा सा हेमेटोमा है। याददाश्त की नसों पर दबाव पड़ने के कारण उन्हें सिलेक्टिव एमनेशिया हुआ है। मेरा दिल धड़क उठा। मेरा पहला विचार था, खत्म, इस सोने की चिड़िया का कटोरा अब टूट जाएगा। मैंने धीमी आवाज में टटोलते हुए पूछा, वह क्या भूल गई हैं? डॉक्टर ने अपने चश्मे को ठीक किया और मुझे ऐसे देखा जैसे कोई दुर्लभ प्रजाति देख रहा हो। वह आपको भूल गई हैं। क्या? उन्हें अपना नाम याद है, कंपनी याद है, माता पिता और दोस्त याद हैं। यहां तक कि 3 दिन पहले की आर्थिक खबरें भी उन्हें साफ याद हैं। लेकिन आपके बारे में सब कुछ सटीकता से मिटा दिया गया है, पूरी तरह से ब्लैंक। मैं सुन्न रह गया। कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। अगले ही पल पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक एक पागलपन भरी खुशी दौड़ गई, जिसने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। वह मुझे भूल गई, सिर्फ मुझे। क्या इतनी अच्छी चीज भी अस्तित्व में है? मेरे होंठों के कोने अनियंत्रित रूप से ऊपर उठ गए। मैंने जल्दी से अपना सिर झुकाया और अपना मुंह ढक लिया, लेकिन हंसी रोकने की कोशिश में मेरे कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। आसमान ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। ये बड़ी किस्मत आखिरकार मुझे मिल ही गई। सांगजे। 3 साल पहले मैं 8,000 की मासिक तनख्वाह वाला एक फ्रीलांसर था। एक दुर्घटना में मैंने रुयान को बचाया था, जिसका अपहरण कर लिया गया था। वह खूबसूरत अरबपति प्रेसिडेंट, पता नहीं उसका कौन सा पेंच गलत कसा हुआ था, उसने जिद पकड़ ली कि उसे मुझसे प्यार है और मुझे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। तब से मैं दूसरों की नजरों में एक अमीर परिवार में शादी करने वाले शिखर की जिंदगी जी रहा था। 1,000 वर्ग मीटर के विला में रहता था। लाखों की स्पोर्ट्स कार चलाता था। बैंक कार्ड में जेब खर्च बेहिसाब था, लेकिन मैं जरा भी खुश नहीं था। कोई डिलीवरी वाला खाना नहीं, कोई बारबेक्यू या झींगा नहीं, केवल ग्राम के हिसाब से नपातुला पौष्टिक भोजन। मैं दोस्तों के साथ पूरी रात गेम नहीं खेल सकता था। रात 9:30 बजे मुझे बिस्तर पर होना पड़ता था। वार्डरोब के ब्रांडेड कपड़े, यहां तक कि अंडरवियर का रंग भी उसकी मंजूरी से तय होता था। मैं उसका पति नहीं था, उसका सबसे आज्ञाकारी, दब्बू और बिना आत्मा वाला पालतू जानवर था। अब वो मुझे भूल गई है। क्या यह आजादी वापस पाने का मौका नहीं है? मैंने अपनी पागलपन भरी खुशी को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मेरे चेहरे पर अत्यधिक दर्द के भाव थे। डॉक्टर, क्या उन्हें सच में मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? एक डॉक्टर ने सहानुभूति के साथ मेरे कंधे पर थपकी दी। हाँ मिस्टर सांग, खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। मैंने सिर हिलाया और अस्पताल के कमरे में दाखिल होने के लिए मुड़ा। लैन अस्पताल के बिस्तर पर टेक लगाए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अभी भी परफेक्ट था, लेकिन उसकी आंखों में भ्रम का भाव था। मुझे अंदर आते देख उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसकी आंखें सतर्कता और दूरी से भरी थीं। तुम कौन हो? ये नजर देखकर मेरा दिल पटाखों की तरह फूट पड़ा, लेकिन सतह पर मैंने कुछ आंसू बहाने का नाटक किया। मिस लू, क्या आपको मैं याद नहीं हूं? मैं सांगजिया हूं। उसने अपनी याददाश्त में टटोलते हुए भौहें सिकोड़ी। अंत में उसने सिर हिला दिया। सांगजिया, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैंने उदासी के साथ समझाया। हम शादीशुदा हैं। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। चेहरा अविश्वास से भर गया। शादीशुदा? असंभव। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं? उसकी नफरत भरी अभिव्यक्ति देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने आह भरी शादी का सर्टिफिकेट निकाला और उसे थमा दिया। उसने उसे सख्ती से पकड़ा और फोटो और स्टैम्प देखते ही वह पूरी तरह दंग रह गई। फोटो में वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी और मैं बेजान लग रहा था। ये सच है, वह बड़बड़ाई। मैंने मौके का फायदा उठाया। मैंने पहले से तैयार स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की। मिस लू, सच तो यह है कि हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था। आपके एक्सीडेंट से पहले हम तलाक की बात कर रहे थे। विचार मेल नहीं खाते थे। कोई बातचीत नहीं थी। आपको मुश्किल स्थिति में न डालने के लिए मैं अपनी मर्जी से बाहर निकलने को तैयार हूं। उसने हैरानी से सुना। उसका जन्मजात गर्व और दृढ़ संकल्प अभी भी वहीं था। एक आदमी जो तलाक चाहता है, उसे वास्तव में याद रखने की जरूरत नहीं है। उसकी नजर मेरे प्रति धीरे धीरे सतर्कता से सहानुभूति में बदल गई। शायद वह मुझे एक लालची आदमी समझ रही थी जो तलाक के साथ संपत्ति बांटना चाहता है। बहुत बढ़िया, पहचान स्थापित हो गई। तलाक? उसने इन 2 शब्दों को चबाया। तुरंत उसने फिर से प्रेसिडेंट वाला रूप अपना लिया।
मेरा वकील आपसे संपर्क करेगा। आपको कितने पैसे चाहिए? कीमत बताओ। एक कड़वी मुस्कान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित रहें। चलिए, कागजी कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके पूरी करते हैं। आपको आजादी देना, मुझे भी आजाद करना है। आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने की इस तरकीब ने उसे पूरी तरह उलझा दिया। उसने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा, कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो कल सुबह 9 बजे कोर्ट के दरवाजे पर मिलते हैं। ओके। मैंने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और जोर जोर से सिर हिलाया, इस डर से कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। कमरे से बाहर निकलते ही मैं सीढ़ियों पर छिप गया और 300 किलो के बच्चे की तरह हंसा। आजादी, आखिरकार मुझे आजादी मिलेगी। अगले दिन मैं मुर्गे के बांग देने से भी पहले उठ गया, शेव की और वह सूट पहना जो 3 साल से रखा हुआ था। मैंने अपनी पुरानी और घिसी हुई जीन्स निकाल ली। मेरे शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम रही थी। लिलरान भी समय पर पहुंच गई, सफेद रंग का शानदार सूट पहने, साथ में वकील और सुरक्षा गार्ड। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि राहगीर पास आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वह मुझे हमेशा की तरह उसी बर्फीली नजरों से देख रही थी, जैसे किसी बिजनेस प्रोजेक्ट का विश्लेषण कर रही हो। रेजिडेंस रिकॉर्ड लाए हो? लाया हूं, लाया हूं। मैंने दाना चुगते चूजे की तरह सिर हिलाया। मैंने दस्तावेज निकाले और कोर्ट के हॉल में दाखिल हुआ। कर्मचारी ने हमारे पीछे चल रहे काफिले को देखा। चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या आप दोनों स्वेच्छा से तलाक लेने आए हैं? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, मैं चिल्लाया, हां, स्वेच्छा से, पूरी तरह स्वैच्छिक। कर्मचारी मेरी चीख से डर गया। लीरुइया ने मुझे अपनी आंखों से भस्म करने वाली नजरों से देखा। मैं तुरंत संभल गया और ऐसे नाटक किया जैसे मुझ पर दबाव डाला जा रहा हो। वह ठंडे स्वर में बोली, हां, स्वैच्छिक। प्रक्रिया असाधारण रूप से सुचारू रही। जब कर्मचारी ने हमें तलाक की 2 लाल किताबें सौंपी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी किताब को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई दुर्लभ खजाना हो। उसे खोलने और उन 3 सुनहरे अक्षरों को देखने पर, तलाक प्रमाण पत्र, मुझे ऐसा लगा जैसे दैवीय प्रकाश की एक किरण ने मेरे 3 अंधेरे सालों को रोशन कर दिया है। मैं आजाद हूं। अब मैं पिंजरे में बंद पक्षी नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाला बाज हूं। कोर्ट से बाहर निकलते ही धूप चमक रही थी। मैंने अपनी बाहें खोलीं और आसमान की तरफ देखकर हंसा। हाँ, हे। उसी पल सड़क के किनारे एक ट्रक ने जोर से हॉर्न बजाया, एक कान फोड़ने वाली आवाज। मैं चौंक गया, लेकिन मेरे बगल में खड़ी लिलरान बुरी तरह कांप गई, जैसे उसे किसी हथौड़े से मारा गया हो। उसकी खाली नजर अचानक केंद्रित हो गई। यादों के टुकड़े उसके दिमाग में ज्वार की तरह उमड़ पड़े। हमारी पहली मुलाकात से लेकर उसकी शादी के लिए मजबूरी तक, शादी के 3 साल, यहां तक कि कल तक, जब अस्पताल के कमरे में मैं प्यार से उसे तलाक के लिए मना रहा था। उसकी नजर खालीपन से होश में और सदमे से ठंडक में बदल गई, इतनी ठंडी कि हवा जम जाए। उसने अपना सिर धीरे धीरे इंच दर इंच घुमाया और अपनी आंखें मुझ पर गड़ा दी, जो अभी भी तलाक का सर्टिफिकेट पकड़े हुए था, और चेहरे पर शुद्ध खुशी की मुस्कान थी। फिर उसकी आंखें धीरे से नीचे उतरीं और मेरे हाथ में मौजूद उस छोटी लाल किताब पर ठहर गईं। मेरी मुस्कान तुरंत जम गई। पैरों के तलवों से सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। मेरा सारा खून रुक गया। वाट लग गई। लिल रुइया ने मुझे देखा। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसने मेरे दिल को बर्फ की चाकू की तरह छेद दिया। सांग जिया, तुम अभी क्या कर रहे थे? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गईं। मैं क्या कह सकता था कि मैंने उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर तलाक के लिए मजबूर किया और आजादी का जश्न मना रहा था। जीने की इच्छा ने मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया। मैंने झटके से सर्टिफिकेट बंद किया और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, जो रोने से भी बदतर थी। डार्लिंग, तुम जाग गई? अभी तेज हवा चल रही थी और मैं टेस्ट कर रहा था कि यह छोटी किताब मजबूत है या नहीं। लुआन के पीछे खड़े वकील और सुरक्षा गार्ड दंग रह गए। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मौत की सजा पाए आदमी को देख रहे हों। लुयान ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे टकटकी लगाकर देखा, जैसे मुझ में 2 छेद करना चाहती हो। हवा जम गई। मैं अपने बेकाबू दिल की धड़कनें साफ सुन सकता था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक लिलरान मुस्कुराई। आंखें और भौहें वसंत के फूलों की तरह झुक गईं, लेकिन मुझे एक सिहरन महसूस हुई, जैसे मैं किसी जहरीले सांप की नजरों के नीचे हूं। वह मेरी ओर आई, कदम दर कदम, फर्श पर हील्स की तीखी आवाज। हर आहट मेरे दिल में भारी गूंज पैदा कर रही थी। तुम बहुत अच्छे हो, वाकई बहुत अच्छे हो। वह मेरे सामने रुकी। उसने अपनी उंगलियों को हल्के से मेरे चेहरे पर फेरा।
एक ठंडी संवेदना मुझ तक पहुंची, लेकिन मैं ऐसे अकड़ गया जैसे किसी गर्म लोहे को छू लिया हो। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें भूल गई? तुम्हें लगा कि आखिरकार तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया? तुम बहुत खुश हो, है ना? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया, किसी अनियंत्रित डमरू की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी। मेरी सफाई तो सुनो। ये तुम्हारी भलाई के लिए था। डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत दबाव में थी। मुझे लगा कि तलाक से तुम्हें राहत मिलेगी। शब्द कागज की एक पतली शीट की तरह फीके थे। मैं खुद को भी धोखा नहीं दे सकता। लिलरान की मुस्कान और गहरी हो गई। अचानक वह झुकी और अपने होंठ मेरे कान के पास ले आई। आवाज फुसफुसाहट की तरह हल्की थी, लेकिन उसमें एक चुभने वाला अर्थ छिपा था। सांग जिया, तुमने सोचा कि तलाक के साथ सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब से मैं तुम्हें अपनी त्वचा पर महसूस कराऊंगी कि कड़वे पछतावे का मतलब क्या होता है। ये कहकर वह सीधी खड़ी हो गई। उसने मेरे जकड़े हुए हाथों से तलाक का सर्टिफिकेट छीन लिया, बिना देखे। उसने लापरवाही से उसे पीछे खड़े वकील की ओर फेंक दिया। फिर वह मुड़ी और काली बेंटले में बैठ गई। कार का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कार स्टार्ट हुई और चली गई, मुझे अकेला छोड़ते हुए। उसी जगह खड़ा, हवा में भ्रमित, मैंने दूर जाती कार की परछाई को देखा। पैर डगमगाए और मैं लगभग घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं बर्बाद हो गया। अब मैं वाकई बर्बाद हो गया हूं। अपार धन तो नहीं आया, लेकिन अपार नफरत की लहर पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तीसरे दिन मैं रात के समय ट्रेन से भाग गया, या यूं कहें कि अपना छोटा सा पुराना सूटकेस लेकर फरार हो गया। लिलरान के शब्द मौत की सजा की तरह थे, जो मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैंने उस आलीशान सोने के पिंजरे में एक सेकंड के लिए भी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पनाहगाह में भागने की पूरी कोशिश की, जो मैंने बहुत पहले तैयार की थी। पुराने शहर के बीचों बीच एक बैचलर अपार्टमेंट, जिसका मासिक किराया 500 रुपये था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन जरूरत की हर चीज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां आजादी की महक थी। मैंने सूटकेस जमीन पर फेंका, उस चरमराती हुई खाट पर स्टार की मुद्रा में लेट गया और राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार मैं सुरक्षित हूं। वह कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे यह छिपा हुआ कोना कभी नहीं मिलेगा। मैंने फोन उठाया और उन मसालेदार झींगों, क्रेफिश का ऑर्डर दिया, जिसका सपना मैं 3 साल से देख रहा था, साथ में एक ठंडी बियर। फिर मैंने अपने पुराने दोस्त गोडो को फोन किया। गोडो, मैं आजाद हूं। दूसरी तरफ शोर था। गोडो साइबर कैफे में गेम खेल रहा था। क्या भाई जी, क्या आप उस चुड़ैल औरत से बचने में कामयाब रहे? बिल्कुल, मैंने उसे तलाक दे दिया, मैंने गर्व से घोषणा की। लाइन के दूसरी तरफ 3 सेकंड की खामोशी रही। उसके बाद विलाप की एक जोरदार आवाज आई। भाई जी, क्या आप पागल हो गए हैं? वैसी अमीर औरत, और आपने उसे ऐसे ही तलाक दे दिया। अगर आपको वह नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं इस बकवास को स्वीकार कर लूंगा। एक गौरैया एक हंस की महत्वाकांक्षा को कैसे समझ सकती है? तुम नहीं समझोगे। यह आजादी का स्वाद है। अब और कुछ मत कहो। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। कीबोर्ड ले आओ। आज रात हम तब तक गेम खेलेंगे जब तक थक न जाएं। मैंने फोन काट दिया। मुझे लगा कि मैं शराब, खाने, दोस्तों और गेम्स के साथ जीवन के शिखर पर पहुंच गया हूं। एक आदमी के पास यही जीवन होना चाहिए। आधे घंटे बाद खाना आ गया। मैंने बेसब्री से डिब्बा खोला। लंबे समय से महसूस न की गई वह तीखी खुशबू सांसारिक जीवन की महक में लिपटी हुई मुंह तक पहुंची। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने एक चमकता हुआ झींगा छीला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। यही स्वाद है, बहुत बढ़िया। घंटी बजी। मुझे लगा कि गोर्डो होगा और मैंने मुंह में झींगा भरे हुए कहा, खुद ही अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद नहीं है। दरवाजा खुला, लेकिन जो अंदर आया वह गोर्डो नहीं था। वह एक सुरुचिपूर्ण दिखने वाला व्यक्ति था, जिसने काला सूट और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। मैं सुन्न रह गया। मैंने सहजता से पूछा, तुम कौन हो? तुमने गलत जगह खाना पहुंचा दिया होगा। उस आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उस बरहा चढ़ा कर दिखाए गए शिष्टाचार ने मेरी सेहरन बढ़ा दी। सुप्रभात मिस्टर सांग, मैं मिस ली का असिस्टेंट हूं। मेरा नाम ली है। मुंह में दबा हुआ झींगा एक प्लॉप की आवाज के साथ वापस डिब्बे में गिर गया। मेरी आवाज कांप रही थी। ली, मिस्टर ली, उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? असिस्टेंट ली हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक अचूक निश्चितता थी। मिस्टर सांग, मिस लिलरान के लिए यह जानना कभी मुश्किल नहीं था कि आप कहां हैं। मैंने थूक गिला किया और खुद को शांत करते हुए पूछा, उन्होंने तुम्हें यहां क्या करने भेजा है? मुझे वापस कैद करने के लिए? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। असिस्टेंट ली ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मिस लिलरान ने मुझे आपके साथ कुछ चर्चा करने के लिए भेजा है।
ये पूरी इमारत मिस लिल रान ने खरीद ली है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या? कृपया इस पर एक नजर डालें। कांपते हाथों से मैंने वह दस्तावेज लिया जिसमें 20 अपमानजनक शर्तें लिखी हुई थीं। हर दिन रात 9 बजे से पहले घर वापस आना, घर से बाहर रात नहीं बिताना, घर के अंदर बारबेक्यू, मसालेदार खाना, झींगा और अन्य अस्वास्थ्यकर भोजन खाना मना है। हर हफ्ते लिलरान द्वारा घर की सफाई का निरीक्षण स्वीकार करना, नियम टूटने पर भारी जुर्माना, बिना अनुमति के किसी को भी रात बिताने के लिए घर नहीं लाना। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं लगभग गिर ही पड़ा। यह रेंट एग्रीमेंट नहीं है, यह तो साफ तौर पर जेल का अनुशासन कोड है। मैंने मेज पर जोर से कॉन्ट्रैक्ट पटका और दांत पीसते हुए कहा, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं ये घर किराए पर नहीं लूंगा। मैं अभी जा रहा हूं। असिस्टेंट ली अभी भी विनम्र था, लेकिन उसका लहजा सख्त था। मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। मिस्टर सांग, मिस लू ने शहर की सभी रियल एस्टेट कंपनियों को खरीद लिया है और सख्त आदेश दिया है। शहर का कोई भी मालिक आपको घर किराए पर नहीं देगा। मैं पूरी तरह दंग रह गया। हे भगवान, इतना कट्टरपन, सिर्फ इसलिए कि मैं घर किराए पर न ले सकूं। मैं आखिरकार समझ गया। लील रान मुझे वापस कैद नहीं करना चाहती, बल्कि वह मुझे यहीं कैद करके मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहती है। वह सुलह नहीं करना चाहती, वह बदला ले रही है। बदला इसलिए क्योंकि मैंने पहले तलाक मांगने की हिम्मत की थी। गुस्से से कांपते हुए मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, निकल जाओ। असिस्टेंट ली टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने बैग से एक स्मार्ट लॉक निकाला। मिस्टर सांग, यह आपके नए घर के लिए मिस लू की तरफ से तोहफा है। इसे लगाने वाला जल्द ही आता होगा। लॉक का पासवर्ड मिस लू का जन्मदिन है और इसमें मॉनिटरिंग लगी है। हर बार जब आप बाहर जाएंगे या वापस आएंगे, मिस लू को रियल टाइम अलर्ट मिलेगा। उसने लॉक मेज पर रखा और फिर से झुककर अभिवादन किया। मिस्टर सांग, कृपया आराम करें। और कुछ? वह दरवाजे तक गया, मुड़ा और मेज पर रखे झींगों की ओर इशारा किया, जैसे याद दिला रहा हो कि यह मना है। मेरा रोने का मन कर रहा था। उसी पल फोन वाइब्रेट हुआ। लिलरान का मैसेज था। क्या तुम्हें अपना नया घर पसंद आया जो मैंने तुम्हें दिया है? मेरा दिमाग पूरी तरह से ठप हो गया। स्टूल पर बैठा, मेज पर रखे ठंडे झींगों को देखते हुए मुझे लगा कि जिंदगी एक गहरा खालीपन है। यह आजादी नहीं है। यह तो एक बड़ी जेल को छोटी जेल से बदलना है। एकमात्र अंतर यह है कि पहले खाना पीना और रहना मुफ्त था, अब जेल का खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और मोटा वांग की आवाज आई, भाई जी, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे वह मेरी आखिरी उम्मीद हो। मोटा अपने कंधे पर मैकेनिकल कीबोर्ड और हाथ में शराब की बोतलें लिए बड्ढे उत्साह में था। भाई जी, अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह दंग रह गया। भाई जी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा गधे जैसा लंबा क्यों लटका हुआ है? क्या तलाक नहीं मिला? मैंने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करके अपनी पूरी आप बीती सुना दी। मोटा का मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। ओह तेरी, पूरी बिल्डिंग खरीद ली, सारी रियल एस्टेट कंपनियां अपनी कर लीं। भाई जी, आपकी एक्स वाइफ तो बहुत खतरनाक है। क्या आप किसी आदमखोर भेदिए के चंगुल में थे? मैंने गुस्से और दुख में मेज थपथपाई। भेड़िया? वो तो साक्षात शैतान है। मोटे ने मेरे कंधे थपथपाए। सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो सत्ता का दुरुपयोग है भाई जी। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने भावुक होकर उसे देखा। मोटे, तुम मुझे समझते हो। उसने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अपना लहजा बदला। भाई जी, वह आपको इतना तड़पा रही है, इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी आप हैं। सुलह करने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसे पीछे से एक लात मारी और चिल्लाया, भाग यहां से। अरे सुनो तो। वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। आपको नाटक करना होगा कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, कि आपको बहुत पछतावा हो रहा है। उसके ईगो को शांत करने के लिए शायद वह आपको अकेला छोड़ दे। मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम कह रहे हो कि मैं दुखी होने का नाटक करूं? हाँ। मोटे ने अपनी टांग थपथपाई और विश्वास के साथ कहा, दिखावा करो कि तुम बर्बाद हो गए हो, पछतावे की आग में जल रहे हो। जब उसे लगेगा कि तुम्हें पर्याप्त सजा मिल गई है और वह ऊब जाएगी, तो वह खुद ही तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। मैंने इस बात पर गौर किया और मुझे मानना पड़ा कि इसमें दम है। लिल राण का आत्मसम्मान आसमान से भी ऊंचा है। मैंने वकील और गार्ड्स के सामने उसकी नाक कटवाई थी। वह बदला लेना चाहेगी। अगर मैं काफी दुखी और पछतावे में होने का नाटक करूं, तो शायद उसकी जीत की भूख मिट जाए और यह तमाशा खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैंने और मोटे ने हाथ मिला लिया। काम शुरू हुआ। मैंने फोन उठाया और मोमेंट्स खोला। दुखी होने के नाटक का पहला कदम। मैंने मेज पर रखे ठंडे झींगों की फोटो ली और कैप्शन में एक पुराना फिल्मी डायलॉग लिखा। मेरे सामने एक सच्चा प्यार था,
पर मैंने उसे खोने तक उसकी कद्र नहीं की। दुनिया में इससे दर्दनाक कुछ नहीं है। मैंने सेटिंग की कि इसे सिर्फ लिलरान देख सके और पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद मैं फोन को एक तक देखता रहा। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि फोन वाइब्रेट हुआ। लिलरान ने इसे लाइक किया था। मोटा स्क्रीन पर झांकने आया और अपनी टांग थपथपाई। लाइक का मतलब है उसने देख लिया। वह आपके बर्ताव से संतुष्ट है भाई जी। उम्मीद है। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह तरकीब काम कर रही है। मैंने इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैंने मोटे से अपनी एक फोटो खींचने को कहा। मैं खिड़की के पास बैठ गया, 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखते हुए, आंखों में उदासी और चेहरे के कोने पर पछतावे के भाव लिए। पछतावा, पछतावा और सिर्फ पछतावा। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एक सैड सॉन्ग चुना। एक वीडियो पोस्ट किया, फिर से सिर्फ लिलरान के लिए। पोस्ट करने के बाद हम दोनों पागलों की तरह बिस्तर पर लेट गए, आंखें फोन की स्क्रीन पर गड़ाए हुए। 1 मिनट बीता, 5 मिनट, 10 मिनट। लिलरान की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, न लाइक न कमेंट। क्या हुआ? मैं घबरा गया। उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। क्या मेरी एक्टिंग ज्यादा हो गई और उसे पता चल गया? मोटा अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए बुदबुदाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सिग्नल कम है? उसने शायद देखा नहीं होगा। उसी समय बाहर से ऊंची एड़ी के जूतों की तेज आवाज सुनाई दी। टैक टैक टैक। एक तेज और भारी लय जो करीब आती जा रही थी। अंत में एक भारी आवाज के साथ वह मेरे कमरे के दरवाजे पर रुकी। मैंने और मोटे ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में दहशत थी। असंभव, वह यहां क्यों आएगी? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वे असिस्टेंट ली की तरह विनम्र दस्तक थीं, लेकिन गुस्से से भरी हुई। जोर इतना था कि लगा दरवाजा टूट जाएगा। हम दोनों ने सांस लेना भी बंद कर दिया। बाहर से लिलरान की ठंडी आवाज आई, जिसमें कोई भावना नहीं थी, जैसे टूटती हुई बर्फ। सांगजिया, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगा। मैंने मोटे को एक कोने में धकेला और खुद सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सांगजिया, अगर तुमने नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। 3, 2। मैं उछल पड़ा। मेरी पीठ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं लिलरान को अच्छी तरह जानता हूं। वह अपनी बात की पक्की है। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वह सच में उसे तोड़ देगी। मैं लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा और कांपती उंगलियों से बड़ी मुश्किल से दरवाजा थोड़ा सा खोला। लिलरान बाहर खड़ी थी। उसका खूबसूरत चेहरा ओस की तरह जमा हुआ था। हाथ में फोन कसकर पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर वही वीडियो था जो मैंने पोस्ट किया था। उसने अपना फोन उठाया और होंठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शानदार एक्टिंग सांगजिया। अब तुम ऑस्कर के लिए आवेदन कर सकते हो। मेरे चेहरे से खून उड़ गया। मैंने रोने जैसी मुस्कान बनाई। आवाज कांप रही थी। डार्लिंग, नहीं, ऐसा नहीं है मिस लू। आप यहां कैसे आई? उसने मुझे एक तरफ धक्का दिया और सीधे अंदर आ गई। उसकी हील्स फर्श पर टॉक टोक टोक की डरावनी आवाज कर रही थीं, जैसे हर कदम मेरे दिल पर पड़ रहा हो। उसकी नजरों ने जल्दी से छोटे से किराए के कमरे का जायजा लिया और अंत में मोटे पर ठहर गईं। मोटा पूरा कांप गया। वह हड़बड़ाहट में उठा और चापलूसी करते हुए झुककर मुस्कुराया। मिस लू, कैसी हैं आप? कृपया बैठिए। लेलरान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर वापस मुझ पर टिकी। आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। सांगजिया, तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके खुद को पीड़ित दिखाना मेरे दिल को पिघला देगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मेरा दिल जोर से धड़का। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। उसने मुझे फिर से पकड़ लिया था। मेरा सारा नाटक एक मजाक बन गया था। वह कदम दर कदम करीब आई, अपनी उंगली बढ़ाई और मेरे सीने पर जोर से प्रहार किया। उसकी आवाज छुरे की तरह ठंडी थी। तुम गलतफहमी में हो। जब मैं ये सब देखता हूं तो मुझे दया नहीं आती। मुझे घिन आती है। यह पूरी तरह से अंत है। दया पाने की योजना न केवल विफल रही, बल्कि इसका उल्टा असर हुआ। मैं हताश होकर जमीन पर बैठ गया। मैंने पूरी तरह से लड़ने की हिम्मत छोड़ दी थी। मैंने भारी आवाज में पूछा, ली रुयान, तुम वास्तव में चाहती क्या हो? क्या तभी मानोगी जब मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालोगी? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में गर्मी का नामो निशान नहीं था, जैसे कि मैं कोई महत्वहीन कूड़ा हूं। तुम्हें तड़पाना? सांगजिया, तुम गलतफहमी में हो। मैं तुम्हें तड़पा नहीं रही हूं। उसने एक पल के लिए सांस ली और एक एक शब्द जोर देकर कहा, मैं तुम्हें नियम मानना सिखा रही हूं, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा मालिक कौन है, जिसे तुम कभी नहीं भूल सकते। ये कहकर वह मुड़ी और जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर कोने में दुबके हुए मोटे वांग को ठंडी नजरों से देखा और चेतावनी भरे लहजे में कहा, और तुम
अगर तुमने इसे फिर से ऐसे बुरे विचार दिए तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें इस शहर में ईंट ढोने की नौकरी भी नहीं मिलने दूंगी। मोटा डर के मारे पीला पड़ गया और ऐसे सिर हिलाने लगा जैसे मूसल हवन दस्ता चल रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मिस लेल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ली रुयान ने ठंडी आह भरी, हाथ उठाया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, जिससे पूरी दीवार हिल गई। कमरा अचानक शांत हो गया। वहां सिर्फ मैं और मोटा वांग बचे थे, दो हताश आदमी जो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ देर बाद मोटे वांग ने रोने जैसा चेहरा बनाया। उसकी आवाज कड़वी थी। भाई जी, ये औरत बहुत क्रूर है ना? उसमें तनिक भी दया नहीं है। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरी आवाज में बेबसी और दुख था। अब तुम्हें पता चला ना कि मेरे लिए ये 3 साल कैसे बीते। मोटे वांग ने अब भी डरे हुए भाव के साथ अपनी छाती पीटी, सहानुभूति जताते हुए। पता चल गया भाई जी, तुमने वास्तव में बहुत सहा है। ऐसे नहीं चल सकता, हम हमेशा के लिए ऐसे नहीं जी सकते। मैं अचानक जमीन से उठा। मेरी आंखों में जिद्द की चमक थी। मुझे नौकरी ढूंढनी ही होगी। अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया तो मैं कभी उसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं कभी उसके नाक के नीचे नहीं जीऊंगा। मोटे वांग ने चिंता के साथ मुझे रोका। लेकिन भाई जी, उसने तो सभी प्लेसमेंट एजेंसियां खरीद ली हैं और उसने यह भी कहा था कि वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी, जो चुनौती से भरी थी। वह सारी बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है, लेकिन क्या वह गली मोहल्ले की छोटी दुकानों को भी खरीद सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं बर्तन धो सकता हूं, किसी छोटे रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर सकता हूं। क्या वह पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लेगी? अगले दिन मैं बहुत सुबह अपने आधार कार्ड रो के साथ घर से निकला, आधिकारिक तौर पर नौकरी की तलाश में। लेकिन हकीकत ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। मैं बहुत मासूम था। मैंने पूरी सुबह तलाश की। मैं 10 से ज्यादा छोटे रेस्टोरेंट, कन्वीनियंस स्टोर और कार वॉश सेंटर्स पर गया। शुरुआत में मालिक मुझे हट्टा कट्टा और फुर्तीला देखकर बहुत विनम्र थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सांगजिया नाम सुना या मेरा आईडी कार्ड देखा, उनका रवैया 180 डिग्री बदल गया। उनकी आवाज भी बनावटी हो गई। माफ कीजिए, लेकिन हम यहां इसे कंफर्म नहीं कर सकते। हमारी दुकान बहुत छोटी है। आप जैसे बड़ी हस्ती वाले व्यक्ति के लिए यहां जगह नहीं है भाई। मुझे बार बार मना किया गया। मैं हमेशा खाली हाथ और निराश होकर लौटा, यहां तक कि पानी का एक घूंट भी नहीं पी पाया। दोपहर तक मुझे पूरी तरह समझ आ गया था। ली रुयान का बहिष्कार, बायकॉट का आदेश मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक था। उसे किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की जरूरत नहीं थी। उसके बड़े वकील ने सीधे अपनी किसी तरह की पहुंच का इस्तेमाल करके मेरी व्यक्तिगत जानकारी को एक अनऑफिशियल ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। कोई भी नियोक्ता अगर चेक करना चाहे तो उसे पता चल जाता, सांगजिया, इस व्यक्ति को नौकरी पर रखना मना है। ये शब्द बहुत क्रूर हैं। ये चारों तरफ से बुना हुआ एक ऐसा जाल है जो मेरे हर रास्ते को बंद कर रहा है। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए मैं सड़क के किनारे बैठ गया और ट्रैफिक को देखने लगा। भीड़ बह रही थी। मेरा दिल खालीपन से भरा था। सांस लेना भी भारी लग रहा था। क्या वह वाकई मुझे ऐसे ही कैद रखेगी, पूरी जिंदगी उसके नियंत्रण में? जिस पल मेरा दिल हताश था और मैं लगभग हार मानने वाला था, पीले रंग की वर्दी पहने एक डिलीवरी वाला अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर मेरे सामने आकर रुका। उसने फोन देखा, फिर मुझे स्कैन किया और पूछा, दोस्त, क्या तुमने स्ट्रगल कॉम्बो ऑर्डर किया है? मैं हैरान रह गया। मैंने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है। क्या तुमने पता गलत नहीं ले लिया? डिलीवरी वाले ने मुस्कुराकर मुझे लंच बॉक्स थमा दिया। सब सही है। ली नाम की एक महिला ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। उसने कहा कि तुम नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गए हो, तो कुछ खा लो और अपनी एनर्जी वापस पाओ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने झटके से लंच बॉक्स खोला। अंदर सिर्फ एक सख्त और सूखा हुआ ब्रेड का टुकड़ा था और थोड़े से अचार थे। लंच बॉक्स के ढक्कन पर ली रुयान की असाधारण और थोड़ी अहंकारी लिखावट में एक नोट था। कैसा महसूस हो रहा है नौकरी न मिलने पर? क्या अब पछतावा शुरू हो गया है? बस एक बार प्लीज कह दो, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे दूंगी। मेरे दिल के अंदर से आग की एक लहर उठी, जिसने मेरे पूरे शरीर को जला दिया और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। मैंने लंच बॉक्स को जोर से जमीन पर दे मारा। डिब्बे के टूटने की आवाज बहुत तेज थी। मैंने आसमान की ओर मुंह करके एक हताश और गुस्से भरी दहाड़ मारी। वहां से गुजर रहे लोग मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और बेरुखी थी। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी।
मुझे अब और किसी चीज की परवाह नहीं थी। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि ये औरत मुझे पागल कर रही है। उसे प्लीज मांगना नामुमकिन। सांग जिया, भले ही भूख से मर जाऊं, भले ही सड़क पर मर जाऊं, भले ही मैं इस किनारे फुटपाथ से कूद जाऊं, लेकिन मैं उसके सामने कभी नहीं झुकूंगा। मैं उसकी यह जिल्लत कभी स्वीकार नहीं करूंगा। लाल आंखों के साथ मैं सड़कों पर बिना किसी दिशा के ऐसे भटकता रहा जैसे कोई भटकती हुई रूह। बिना सोचे समझे मैं एक व्यस्त कमर्शियल सेंटर के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक नया स्पोर्ट्स थीम होटल अपने उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहा था और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया हुआ था। वहां लीग ऑफ लीजेंड्स का एक फ्रेंडली मैच चल रहा था। चारों तरफ भारी भीड़ थी। प्रेजेंटर हाथ में माइक लिए पूरे जोश के साथ चिल्ला रहा था, जिसे दूर से भी सुना जा सकता था। क्या कोई और है जो हमारी वैली वॉरियर्स को चुनौती देना चाहता है? जो कोई भी एक मैच जीत जाएगा उसे इनाम के तौर पर 10,000 नकद मिलेंगे और साथ में हमारे होटल का लाइफ टाइम वीआईपी कार्ड भी। फायदे ही फायदे हैं। मैं अचानक रुक गया। मेरी आंखों में चमक आ गई। 10,000 युआन नकद मेरे लिए, जो बिना किसी रास्ते के था, यह एक दौलत थी। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वीडियो गेम खेलना मेरी विशेषज्ञता है। यह कुछ कम चीजों में से एक है जो मुझे आत्मविश्वास देती है। पीछे मैं एक राजा था, सोलो खिलाड़ी, एक फिनोमिनन। मेरी यांत्रिकी सबसे बेहतरीन थी। अगर मैं वहां लिऊ हुआन से न जुड़ता तो शायद मैं एक पेशेवर होता। एक गर्म खून की लहर मेरे सीने में उठी, जिसने सारे निराशा और खालीपन को हटा दिया, क्योंकि आकाश सभी दरवाजे बंद नहीं करता। लिऊ हुआन, तुम मेरे सारे काम के रास्ते रोक सकते हो, तुम मुझे गहरे गड्ढे तक ले जा सकते हो, लेकिन तुम मेरी प्रतिभा के रास्ते को नहीं रोक सकते। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो चीज तुम हमेशा बेकार लत के रूप में तुच्छ समझते थे, वह अभी भी असली पैसे में बदल सकती है। मैं पारी भीड़ में घुसा, हाथ ऊंचा उठाया, स्पष्ट आवाज में कहा, मैं जाऊंगा। अध्याय 7। प्रस्तोता ने मुझे देखा और उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। बढ़िया, इस लड़के में हिम्मत है। कृपया मंच पर आओ। मैं मंच पर चढ़ा और नई बनाई गई शौकिया टीम की जगह पर बैठ गया। दूसरी तरफ मशहूर द क्लिफ की टीम थी। 5 प्रस्तोताओं ने भारी मेकअप और एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए कैमरे के सामने खुद को दिखा रही थी, लाइव के प्रशंसकों से गपशप करते हुए। मैंने देखा और भीतर ही भीतर हंसा। यही है, बहुत दिखावा है। इनमें सच में खेलने का कोई टैलेंट नहीं है। यह 10,000 युआन का इनाम मेरा है। खेल शुरू हुआ। मैंने आत्मविश्वास से अपना पसंदीदा किरदार चुना, एक अंधा भिक्षु। अपनी टीम के साथी मेरी आत्मविश्वास भरी मुद्रा को देखकर उन्होंने मुझे भरोसे भरी निगाहों से देखा। यार, हम तुम पर भरोसा करते हैं, इन गुड़ियों को हराओ। मैंने मुस्कुराया, अपनी उंगलियां हिलाई। एक उत्तेजना जो बहुत समय बाद महसूस हुई तुरंत फैल गई। माउस ने चलाना शुरू किया। लड़ाई शुरू होने वाली थी। मैंने अंधे भिक्षु को नियंत्रित किया, जो जंगल में शांति से चल। मेरे लिए मैं सिर्फ एक चलते फिरते एटीएम की तरह था। 3 मिनट में मैंने पहला किल हासिल किया। 5 मिनट में मैं नीचे वाले रूट तक गया और अपनी टीम की मदद से आसानी से एक डबल किल दिलाया। 10 मिनट में मैं अविजित हो गया था। प्रतिद्वंद्वी देवियों की टीम पूरी तरह हार गई। उनकी लाइव में कमेंट्स पहले ही फट रहे थे, शिकायत करते हुए, यह अंधा भिक्षु तो एक देवता है, यह तो एक भूतिया खिलाड़ी होना चाहिए, कितना शक्तिशाली है। देवियों, मत रो, भाई आप सभी से प्यार करता है। दर्शकों की तालियों की गूंज लगातार गूंज रही थी। मैं वापस उसी युवा में बदल गया था जो पहले ऊर्जा से भरा हुआ था। 20 मिनट बाद हमने दुश्मन के बेस को आसानी से हरा दिया। विशाल विजय का प्रतीक स्क्रीन पर चमक उठा। हम जीत गए। प्रस्तोता मंच पर उत्साहित होकर आया और उसने माइक्रोफोन मेरे हाथ में दिया। यार, तुम कमाल हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमर हो? मैंने माइक्रोफोन पकड़ा, गहरी सांस ली और अपना आई और भीड़ की सराहना का आनंद लेने वाला था जब अचानक एक ठंडी और तीखी आवाज भीड़ से आई। उसका नाम संगजी है। वह मेरा आदमी है। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरे चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। मैंने अपने सिर को मैकेनिकल तरीके से घुमाया, दर्शकों की तरफ देखा। भीड़ अपने आप एक रास्ता बनाकर खुल गई। लिऊ हुआन एक काले कोट में सुरक्षा कर्मियों के एक समूह से घिरी हुई धीरे धीरे मंच की तरफ चल रही थी। वह यहाँ क्या कर रही है? वह फिर से पीछे क्यों आ गई? वह एक भूत की तरह है जो मुझे छोड़ती नहीं। जहां भी मैं भागूं, वह मेरा पीछा करती है। तुरंत सभी निगाहें मुझसे हटकर लिऊ हुआन की तरफ मुड़ गई। सभी उसके शक्तिशाली आभा और उसकी चकाचौंध भरी सुंदरता से प्रभावित थे। प्रस्तोता भी घबराया और हकलाया, ये इस महिला,
यह महिला है। लिू हुआन ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मंच के किनारे तक लौटकर मेरा सामना किया और मेरे प्रति एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा, जैसे मजे ले रही हो। मेरे सारे बाल खड़े हो गए। मैं एक बिल्ली की तरह था जो मालिक द्वारा चोरी करते पकड़ी गई हो, कुछ भी ना समझते हुए। उसने ठोड़ी उठाई और प्रस्तोता से सहजता से कहा, इस कार्यक्रम का इनाम और सभी खर्चे मैं उठाऊंगी। इसके अलावा यह ई स्पोर्ट्स होटल अब मेरा है। प्रस्तोता पूरी तरह हैरान था, वहीं जड़ हो गया, केवल एक हाँ ही निकाल पाया। ल्यू हुआन ने और कोई व्याख्या नहीं दी। उसने मेरी तरफ घूरा। संग जी, क्या खेल ज्यादा मजेदार है या मैं ज्यादा मजेदार हूं? मैं मंच पर था, हाथ और पैर ठंडे, हजारों लोगों की निगाहों के बीच। मैं एक छेद ढूंढना चाहता था जहां मैं छिप जाऊं। मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा बार बार जमीन पर घिसा जा रहा है उसके द्वारा। यह सच में ही सामाजिक अपमान का चरम था। अध्याय 8। मुझे नहीं पता कि मैं मंच से कैसे उतरा। मुझे केवल उस जगह भी मौत जैसी खामोशी याद है। सभी मुझे दया, ईर्ष्या और जलन के मिले जुले भावों के साथ देख रहे थे। वांग पंगजी नहीं पता किस कोने से आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, जिए जी भागो। मैं एक सपने से जागा। मैंने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और डरते हुए भाग निकला। पीछे मुड़कर ल्यू हुमाद के भाव देखने की हिम्मत नहीं की। मैं व्यापारिक क्षेत्र से बाहर भागा, एक सुनसान गली में छिप गया। ठंडी दीवार से लगकर घबराहट भरी सांस लेते हुए एक अभूतपूर्व डर मेरे सीने में उबल रहा था। वह मुझसे बदला नहीं ले रही थी, वह मुझे नियंत्रित कर रही। फिर तुम अपने ही हाथों से निराशा के धुएं को मिटा रही थी। अच्छा है, तुम अब और क्यों नहीं भाग रही? ल्यू हुयान की आवाज अचानक गली के प्रवेश द्वार पर गूंज उठी, जैसे बर्फ के टुकड़े मेरी जलती हुई गले में चुभ रहे हो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने सिर उठाया और वो वही था, गली के प्रवेश द्वार पर, रोशनी और छाया के बीच, बैकलाइट में। और उसकी मुद्रा एक राक्षस जैसी थी जो मरने वाले लोगों को देख रही थी, और उसके आसपास ठंडक थी जिससे हवा भी मुड़ जाती थी। मैंने मुट्ठियां भींच लीं, नाखून हाथ की हथेली में गहराई तक चुभे, और तेज दर्द ने मुझे संभलने में मदद की। ल्यू हुयान, तुम रुकोगे नहीं? मैं चिल्लाया, लगभग गुस्से और अपमान ही अवरोधित आवाज में। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम मुझे इस तरह तड़पा रही हो? वो कदम दर कदम पास आया, ऊंची हील वाली जूते पत्थर वाली सड़क पर टक टक आवाज करती हुई। वो आवाज गली में खास तौर पर तीव्र तरीके से गूंज रही थी। हर कदम मेरे दिल पर पड़ता हुआ लगा। वो मेरे सामने रुका, थोड़ा सिर ऊंचा किया और मुझे देखा। अचानक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मव्यंग्य और एक जब से मेरा हादसा हुआ तुमने मुझसे तलाक लेने का इंतजार नहीं किया। उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी नजरें ठंडी हो गई। जिस दिन तुमने तलाक लिया, तुमने कितनी खुशी से मुस्कुराई थी। क्या तुम भूल गई? बताओ, तुमने क्या किया? मैं उस सवाल के सामने बोलने में असमर्थ थी। मेरी गले में फांस सी आ गई और मैं कुछ बोल नहीं पाई। सच है, उसके नजरिए से मैं एक सच्ची कृतघ्न थी, एक बेईमान और बेशर्म व्यक्ति। मैंने गहरी सांस ली, अपने सीने में कड़वाहट दबाते हुए, और मुश्किल से बोलना शुरू किया। यह वो जिंदगी नहीं थी जो मैं चाहती थी। ल्यू हुआन, जो कुछ भी तुमने किया वह नहीं था जो मैंने चाहा था। तो तुम क्या चाहती हो? उसने जोर दिया, व्यंग्य से भरी नजर के साथ। क्या तुम इस राजादी को चाहती हो जिससे कि तुम्हें एक बंदर की तरह हस्तका जाए? क्या तुम 10,000 युआन का बोनस चाहती हो, सिर्फ दिखावा करने के लिए? बोलते हुए उसने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसे मेरे पैरों के सामने बिना किसी परवाह के फेंक दिया। कार्ड पत्थर पर एक साफ आवाज के साथ गिरा, जैसे मेरे चेहरे पर एक जबरदस्त तमाचा हो। यहाँ 100 मिलियन है। उसकी आवाज ठंडी और घमंडी थी। क्या यह तुम्हें जीवन भर वीडियो गेम खेलने के लिए काफी है? क्या यह तुम्हें दुनिया के सारे ई स्पोर्ट्स होटल खरीदने के लिए काफी है? तुम्हारी हास्यास्पद आत्मसम्मान को भरने के लिए? मैंने अपने पैरों पर पड़े उस काले कार्ड को देखा, फिर उसकी तरफ देखा, और अचानक मैं मुस्कुराई, इतनी तीव्रता से कि आंसू लगभग आ गए। ल्यू हुआन, तुम अभी भी नहीं समझती, तुम कभी नहीं समझोगी। मैंने अपनी रीढ़ सीधी की और पहली बार एक बराबरी वाली नज़र से, यहाँ तक कि थोड़े से अभिमान के साथ, मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? तुम्हें लगता है कि सभी तुम जैसे हैं जो पैसे को हर चीज़ से ऊपर रखते हैं? हाँ, अब मैं टूट गई हूँ। गरीब, तुम्हारे द्वारा कुत्ते की तरह पीछा की जाने वाले। मैंने हर शब्द पूरी दृढ़ता से कहा। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, संग जी, भले ही मैं भूख से मर जाऊं, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लूंगी, और नहीं मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगी ताकि तुम्हारी पिंजरे में बैठा तोता बनूं, तुम्हारा खिलौना। खत्म करते हुए मैंने उसके चेहरे की अभिव्यक्ति को नहीं देखा। मैं मुड़ी और बिना पीछे देखे गली से बाहर चली गई। इस बार मैं नहीं दौड़ी,
धीरे धीरे चली, लेकिन हर कदम बहुत दृढ़ था, जैसे मैंने एक भारी बोझ पीछे छोड़ दिया हो। मेरे पीछे लियू हुआन ने मेरा पीछा नहीं किया। मैं स्पष्ट रूप से उसकी नज़र को अपने पीछे टिके हुए महसूस कर सकती थी, जो जटिल भावनाओं से भरी थी, जिन्हें मैं नहीं जानती थी। अध्याय 9। मैं गायब हो गई। मैंने अपने फ़ोन का सिम कार्ड फेंक दिया और केवल 200 युआन जेब में। भारी जटिल भावनाओं से भरा, जो मैं नहीं जानता था, मेरे कंधों पर बोझ था। अध्याय 9। मैं गायब हो गया। मैंने फ़ोन का सिम कार्ड फेंक दिया और केवल 200 रियाल जेब में लेकर मैं किसी भी हरे रंग की ट्रेन में एक अस्थायी शहर के लिए चला गया, केवल दूर भागने की इच्छा के साथ, उस शहर से जो मुझे घुटन देता था, लियू हुइयान के नियंत्रण से भागने के लिए। मुझे विश्वास नहीं था कि वहां से दूर भी वो हाथ बढ़ा सकती थी और मुझे ढूंढ सकती थी। ट्रेन में मैंने 10 रियाल का एक इंस्टेंट नूडल खाया। नूडल्स का भाप मेरी दृष्टि को धुंधला कर रही थी, लेकिन अजीब तरीके से मेरे दिल में एक प्रकार की शांति महसूस हुई। शायद यही सच्ची आज़ादी थी। भले ही मेरे पास कुछ न हो, मैं बिल्कुल फटेहाल था। भविष्य अंततः असीम संभावनाओं से भरा था, जो मेरी थी, बिना उसके पैसे उसके नियंत्रण में बंधे हुए। जब मैं अस्थायी शहर पहुंचा तो मैंने एक छोटा होटल ढूंढा जो पहचान पत्र की पंजीकरण की मांग नहीं करता था, और अस्थायी रूप से वही ठहर गया। लियू हुयान द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए मैंने अपना असली नाम नहीं इस्तेमाल किया। मैंने एक छद्म नाम वांग वे अपनाया। फिर मैंने काम ढूंढना शुरू किया। बिना किसी शिक्षा, बिना किसी कौशल के, मैं केवल सबसे भारी और कठिन काम ही ढूंढ पाया। अंत में मैं एक बरसीर निर्माण कार्य में शामिल हो गया। मैं एक मजदूर बन गया। काम अत्यधिक थका देने वाला था। हर दिन सुबह होने से पहले ही मैं काम पर होता था। मैं सिर्फ दोबारा शाम को रुकता था, पसीने और कीचड़ से ढका हुआ। मैं थकान से बिस्तर पर गिर पड़ता, लेकिन मेरे दिल ने एक शांति महसूस की जो मैंने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। दिन के अंत में मैं साथियों के साथ सड़क के खोखे में बैठता, सस्ती बियर पीता, 10 रियाल का तला हुआ नूडल खाता, अंतहीन बातें करता, हंसता और बातचीत करता। सारी पीड़ाएं और थकान धुएं की तरह गायब हो जाती। मुझे लगा कि मैं आखिरकार सच में जीवित था। मैं अब वो सुनहरा कैनरी नहीं था, बिना आत्मा वाला, जो लियू हुयान द्वारा कैद में रखा गया था। मैंने सोचा कि यह शांत और स्थिर जीवन हमेशा के लिए बना रहेगा। मैंने सोचा कि मैं आखिरकार अब लियू हुयान से मुक्त हो जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सिर्फ 15 दिनों बाद वो अभी भी मुझे ढूंढ लेगी। उस दिन मैं और मेरे साथी काम पर थे, पसीना बहाते हुए, भारी ईंटें उठाते हुए। अचानक निर्माण स्थल के प्रवेश द्वार पर एक हलचल हुई। स्वाभाविक रूप से मैंने सिर उठाकर देखा। काले ई कारों की एक पंक्ति व्यवस्थित रूप से दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे खुले, एक सुरक्षा गार्डों का समूह काले सूट और धूप के चश्मे के साथ उतरा और दोनों तरफ खड़ा हो गया, एक इतनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ कि कोई भी पास जाने की हिम्मत। इसके बाद एक सफेद कपड़े और धूप के चश्मे वाली महिला मिडिल रोल्स रॉयस से बाहर आई। दूरी होने के बावजूद, धूप के चश्मे के साथ, और मैं धूल और कीचड़ से ढका हुआ अपनी वर्क ड्रेस में, मैंने उसे पल में पहचान लिया। वो लियू हुयान थी। मेरा दिल तुरंत नीचे गिर गया। धड़ाम। मेरा पहला स्वाभाविक इंस्टिंक्ट भागने का था, छिपने का। लेकिन इससे पहले कि मैं एक कदम भी उठा पाता, बगल में खड़े सुपरवाइजर ने मुझे पकड़ लिया। सुपरवाइजर, एक मजबूत लगभग 40 साल का आदमी, जो आमतौर पर आराम से रहता था, अब स्पष्ट रूप से तनाव में था, और उसने धीमी आवाज में कहा, वांग वे, हिलना मत। वो हमारे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी निवेशक है, मिसेस लियू। वो निरीक्षण करने आई है। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। पूरा शरीर अकड़ गया, जैसे जमीन पर ही चिपक गया हो। निवेशक, मिसेस लियू, क्या यह निर्माण कार्य भी उनका था? यह कैसे संभव था? एक चक्कर वाली लहर ने मुझे घेर लिया। मैंने दुनिया को घूमते हुए महसूस किया। सारी उम्मीदें, सारी किस्मतें उस पल में पूरी तरह से टूट गईं। लियू हुयान अपने समूह से घिरी हुई धीरे धीरे कार्यस्थल में दाखिल हुई। वो ऐसा लगी कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया, जबकि वो परियोजना के प्रभारी से बात कर रही थी। सिर हिलाती हुई, एक उदासीन भाव के साथ, एक सच्चे व्यवसायिक कार्यकारी का एक आदर्श चित्र, जो उस महिला से बिल्कुल अलग था जिसने मुझे उस जे स्पोर्ट्स होटल में उकसाया था। मैं तेजी से एक कोने में सिकुड़ गया, अपने चेहरे को सुरक्षा हेलमेट से ढकते हुए। मेरा शरीर बेकाबू रूप से कांप रहा था। मैं अपने आप से बार बार कह रहा था, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, कृपया मुझे पहचानो मत। मुझे बहुत डर था। डर था कि वो मुझे फिर से सार्वजनिक रूप से अपमानित करेगी। डर था कि वो मुझे उस घुटन भरी पिंजरे में वापस खींच ले जाएगी। हालांकि मैं जिस चीज से डरते हैं वही अंततः हो जाता है। जब वह परियोजना के प्रभारी से बात कर रही थी,
मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, शरीर ठंडा पड़ा था, फैसले का इंतजार करते हुए और एक और अपमान का डर लिए हुए। लेकिन मेरी सभी उम्मीदों से विपरीत उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। उसने बस कुछ सेकंड के लिए मुझे चुपचाप देखा, एक ऐसी जटिल सी नज़र से जिसे मैं समझ नहीं पाया। उसमें क्रोध था, नाराजगी थी और एक कोमलता भी थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से मुड़ते हुए सुरक्षा गार्डों से घिरी हुई कार में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। उसने कुछ सेकंड तक मुझे चुपचाप देखा, एक ऐसी जटिल नज़र से जिसे मैं समझ नहीं पाया। उसमें क्रोध था, नाराज़गी थी और एक कोमलता भी थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से मुड़ते हुए सुरक्षा गार्डों से घिरी हुई कार में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ, कारों का काफिला धीरे धीरे निर्माण स्थल से हट गया, दूर तक गायब हो गया। कारवा जाने के बाद निर्माण क्षेत्र ने धीरे धीरे अपनी सामान्य हलचल फिर से शुरू की। काम करने वाले साथी अपने कामों पर लौट आए, लिू हियान के व्यवहार पर चर्चा करते हुए। लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाया। उसने कुछ क्यों नहीं किया? यह उसकी आदत नहीं है। उसके स्वभाव से उसे तुरंत नहीं आना चाहिए था। सबके सामने मुझे खींचकर बाहर नहीं निकालना चाहिए था और मुझे अपमानित नहीं करना चाहिए था। क्या उसने स्वभाव बदल लिया, या क्या उसने आखिरकार मजाक करना बंद कर दिया और मुझे माफ करने का फैसला किया? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, चिंता से भरा हुआ। अगले हफ्ते सब कुछ शांत हो गया। लिू हुयान फिर नहीं आई, ना ही कोई अजनबी लोग मुझे परेशान करने आए। मैं शांत होता गया। शायद उसने सच में समझ लिया, या शायद मुझे ईंटें उठाते हुए इतनी बुरी तरह जीते हुए देखकर उसकी बदले की प्यास शांत हो गई थी। किसी भी हाल में मेरे लिए यह अच्छा था। मैंने अपनी ईंट ढोने वाले जीवन को जारी रखा। उसी दिन प्रभारी ने वेतन दिया। मुझे अपनी जिंदगी की पहली कमाई मिली, जो मैंने शारीरिक मेहनत से कमाई थी, 3,000 रियाल। भले ही यह ज्यादा नहीं था, लेकिन उन नोटों को पसीने से भिगोकर पकड़ते हुए मुझे लगा कि वे ज्यादा भारी और ज्यादा ठोस थीं बनिस्बत उस काले कार्ड के जो लिू हुयान ने मुझे दिया था। मैंने खुद को थोड़ा इनाम देने का फैसला किया और अपने कुछ नज़दीकी काम करने वाले साथियों को शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में खाने के लिए बुलाया। हम सब ने अपने मिट्टी से दाग वाले वर्क ड्रेस पहन कर गए और भव्य रेस्तरां में प्रवेश किया। हमने अजीब नज़रों को आकर्षित किया, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। हमने एक मेज़ ऑर्डर की, भरपूर खाने के साथ और सबसे बढ़िया शराब। खाने के दौरान सभी ने टोस्ट किया और माहौल बहुत बहुत उत्साही था। एक साथी नशे में, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और लड़खड़ाती जुबान से कहा, भाई, जी जी, सब भाई लोग जानते हैं। मैं हैरान रह गया। जानते हैं क्या? तुम्हारे बारे में और मिस लियू के बारे में। दूसरे दिन जब मिस लियू निरीक्षण करने आई थी, हम सभी ने देखा वो तुम्हें देख रही थी। फिर प्रभारी ने हमें बताया कि तुम वही आदमी हो जिसे एक अमीर व्यापारी द्वारा चुना गया था और फिर छोड़ दिया गया था। मेरा चेहरा जलने लगा, बेहद असहज महसूस हुआ। एक और साथी पास आया, भाई तुम कमाल हो। इस जिंदगी में मैं सच में असली मर्दों की इज्जत करता हूं, जैसे तुम, जो पैसे को कचरे की तरह देखते हैं। चलो तुम्हारे लिए एक टोस्ट। बेमजा मैंने कप उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। इसी पन रेस्तोरां का दरवाजा खुला। एक अप्रत्याशित व्यक्ति अंदर आया। वो लिू हुयान नहीं थी, वो झाओ चियान था। वो प्ले बॉय जो हमेशा लिू हुयान का पीछा करता था, और उसका व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी भी। पहले वो हमेशा मौके का फायदा उठाता था और मेरे सामने दिखावा करता था। मुझे परजीवी कहकर बुलाता था। वो वहां क्या कर रहा था? झाओ चियान ने जाहिर तौर पर मुझे देखा। पहले तो वो चौंका, फिर उसने एक बेहद तिरस्कारी और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई और सीधे मेरी तरफ बढ़ा। अरे अरे, यह तो बड़े मास्टर संग है, उसने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा। क्या लियू हुया ने तुम्हें लात मारी और अब तुम इन मजदूरों के साथ खाने पर हो? मेरे साथियों ने तुरंत उठकर उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम कौन हो? सम्मान से बोलो। झाओ चियान ने घृणा से देखा। सुगंधित ईंट ढोने वालों का एक झुंड। तुम्हें यहाँ आवाज है? उसने अपना सिर घुमाया और मुझे चूहे को शिकार बनाते हुए बिल्ली की तरह कूरा। संग जी, संग। संग जी, संग जी, मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हारे जैसे कचरे को लिू हुयान कभी भी योग्य नहीं मानेंगे। देखा, दंड आ गया। बिना लिू हुयान के तुम एक कुत्ते से भी कम हो। मैंने मुट्ठियां भींची, उसे घूंसा मारने के इम्पल्सों को रोकते हुए। मैं झगड़ा नहीं चाहता था, मैं बस एक शांत जीवन चाहता था। लिू हुयान की कंपनी का नकदी प्रवाह टूटने वाला है। मैंने उसकी कंपनी खरीदने के लिए 1 अरब तैयार किया है। तब लिू हुयान और उसकी सब कुछ मेरी होगी। तुम भी उस कुत्ते को जिसे उसने पाला था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। लिू हुयान की कंपनी का नकदी प्रवाह टूटने वाला है? कैसे संभव है? उसका व्यापारिक साम्राज्य इतना कमजोर? झाओ चियान ने देखा कि मैं विश्वास नहीं कर रहा था।
तो और ज़्यादा संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम्हें यकीन नहीं है? मैंने उसकी कंपनी के एक उच्च अधिकारी को घूस देकर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परियोजना को गड़बड़ा दिया। एक बड़ा संकट आया है। कम से कम 2 अरब की ज़रूरत है इस घाटे को भरने के लिए। मैंने सभी बैंकों को एकजुट किया है ताकि उनकी सारी क्रेडिट लाइनों को जमा दिया जाए। वो अब दिवालिया है। संग जी बताओ, जब मैं कंपनी खरीदूंगा, जब मैं तुम्हें ज़मीन पर दबा दूंगा, तब क्या तुम अभी भी खुद को इतना श्रेष्ठ समझोगे? मेरा मुस्कान बेहद अंधकारमय था। मेरे सिर में एक गूंज सुनाई दी, एक तार टूट गई पूरी तरह। भले ही मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, उसे इतना नफरत करता था, लेकिन इन शब्दों को सुनकर एक अविशोषित गुस्सा मेरे दिल की गहराई से जल उठा। मैं उसे नफरत कर सकता हूँ, मैं उससे घृणा कर सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में केवल मैं ही उसे बुरा भला कह सकता हूँ। झाओ चियान वो खुद को समझता क्या है? बूम! मैंने उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा मारा। रेस्तोरां में तुरंत एक भयानक खामोश। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर मुझे देख रहे थे। जो मेरे भाई से उलझे वो कौन है? दृश्य उथल पुथल में बदल गया। झाओ चियान खून निकलते नाक के साथ उठा। उसने मेज पर रखी शराब की बोतलें उठाईं और हमारा सामना किया। साला, तुमने मेरे भाई से उलझने की हिम्मत की। दृश्य और ज्यादा बेकाबू हो गया। झाओ चियान खून वाले नाक के साथ उठा। अपने मुड़े हुए चेहरे के साथ उसने मेरी तरफ इशारा किया। संग जी, तुम साले, मुझ पर हाथ उठाया। रुको, मैं सिर्फ लियू वियांग को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मैंने उसे ठंडे मन से देखा, अपनी मुट्ठी से खून साफ करते हुए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अंत में रेस्तोरां के मैनेजर ने पुलिस को बुलाया और यह घमासान खत्म हो गया, क्योंकि झाओ चियान ने पहले उकसाया था। मैं बस आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया दे रहा था। मुझे कुछ चेतावनियों के बाद छोड़ दिया गया। वापसी के रास्ते में मेरे काम करने वाले साथियों ने मुझे थम्स अप दिया। भाई जी, कमाल, राहत मिली, लेकिन मैं खुशी महसूस नहीं कर सका। मेरा मन झाओ चियान के शब्दों से भरा हुआ था। क्या लियू हुयान की कंपनी वाकई में परेशानी में है? उसके घमंड के साथ अगर कंपनी दिवालिया होने के कगार पर होती तो वो कभी सिर नहीं झुकाता। वो सब कुछ अकेले संभाल लेता। जितना मैं सोचता गया उतना ही बेचैन होता गया। मैं निर्माण क्षेत्र के आवास पर लौटा, सो नहीं सका, बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। पता नहीं था कि यह सहानुभूति थी, अपराध बोध था, या कुछ और। बस इतना पता था कि मैं उसे झाओ चियान जैसे कीड़ा द्वारा नष्ट होते हुए खड़े होकर नहीं देख सकता था। अगले दिन मैंने एक फैसला लिया। मैंने प्रभारी से मुलाकात की और अगले महीने की तनख्वाह पहले ही ले ली। मैंने ट्रेन का टिकट अपनी मूल शहर वापसी के लिए खरीदा। मैं वापस जाने वाला था। भले ही मैं सिर्फ एक ईंट ढोने वाला मजदूर था, उस तरह के व्यापारिक युद्ध का सामना करने। यह ऐसा था जैसे कि एक चींटी कार को रोकने की कोशिश कर रही हो। भले ही अंत में हम दोनों साथ में कुचल जाए, मुझे लौटना ही था। कम से कम उसके साथ रहना था, साथ में मुकाबला करना था। मैं उस परिचित शहर में वापस आया। मैंने लियू हुयान को नहीं ढूंढा, बल्कि मोटे वांग को ढूंढा। जब मैं उसके सामने आया पूरे फटे हालत में, तो वो इतना हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भाई जी, क्या तुम सोमालिया में लुटेरा बन गए हो? मेरे पास मजाक करने का मूड नहीं था। मैंने उसे झाओ चियान के बारे में सारी बातें बताई। मोटा वांग माथा सिकोड़ने लगा। मुझे भी इसके बारे में पता चला है। हाल ही में वित्तीय खबरें सिर्फ लियू समूह की बुराई कर रही हैं। कह रही है कि नकदी प्रवाह तंग हो गया है, शेयर गिर गए। मेरा दिल धड़क उठा। ऐसा लगा कि झाओ चियान सच कह रहा था। मोटे, एक कृपा करके पता करो कि मिस लियू के साथ कौन सा कार्यकारी है जिसे झाओ चियान ने घूस देकर खरीदा है। मोटा वांग आमतौर पर भरोसेमंद नहीं था, लेकिन वो कंप्यूटर का मास्टर था, एक बेहतरीन हैकर। ठीक है, मुझे दे दो, मैं करूंगा। मोटा वांग काम करने लगा। मैं उत्सुकता से उसके बगल में बैठा रहा। मुझे नहीं पता था कि धोखेबाज को ढूंढना कितना काम आएगा, लेकिन मुझे लगा कि यही एकमात्र मौका था। 2 घंटे बाद उसने सिर उठाया। पसीना बह रहा था। मिल गया। यह लियू समूह का उपाध्यक्ष है, लियू मिंगजियान। मैंने यह भी पता लगाया कि झाओ चियान उससे कल रात एक प्राइवेट क्लब में मिलने वाला है, शहर के बाहर, प्रोजेक्ट के मुख्य डेटा का अंतिम हिस्सा देने के लिए। मेरी आंखें चमक उठीं। यह मौका था। मोटे, मुझे बता दो पता। भाई जी, तुम क्या करने वाले हो? बेकार मत करो, वो झाओ चियांग का इलाका है। मोटा वांग चिंतित था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, दृढ़ नजरों से कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगली रात मैं इस निजी क्लब में पते के अनुसार, मैं ज़बरदस्ती घुसने की योजना नहीं बना रहा था। मैंने जगह का निरीक्षण किया और रसोई में एक निकासी नली पाई जो दूसरी मंजिल तक जाती थी, जहाँ झाओ चियांग और वो मिलने वाले थे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी की सबसे रोमांचक घुसपैठ शुरू की। मैं उस नली में एक छिपकली की तरह चढ़ गया। 3 साल शादी के दौरान लियू हुयान मुझे फिट रहने के लिए चढ़ाई,
पार्कोर जैसी चीज़ें करने के लिए मजबूर करती थी जिनसे मैं पहले गहराई से नफरत करता था। आज आखिरकार उनका कुछ उपयोग हुआ। मैं दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। मैंने लाउंज की खिड़की ढूंढी और उसे चुपचाप थोड़ा खोलकर झाँका। बॉक्स सीट पर झाओ चियान और लियू मिंगजियान गर्मजोशी से बात कर रहे थे। मेज पर एक क्राफ्ट पेपर का बैग रखा था। साहब लियू, इस बार आपका बहुत धन्यवाद। झाओ चियान ने कप उठाया। लियू मिंगजियान ने कसक भरी मुस्कान दी। साहब जाओ, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जब लियू का अधिग्रहण पूरा हो जाएगा, उम्मीद है कि आप फिर से मेरी मदद करेंगे। चिंता मत कीजिए, झाओ चियान ने अपने सीने पर हाथ रखा। जब मैं उस औरत लियू हुयान से छुटकारा पालूंगा तो आप लियू के महाप्रबंधक बनेंगे। मैंने फोन निकाला और रिकॉर्डर खोल लिया। उनकी हर बात को दर्ज किया, एक भी शब्द खोए बिना। फिर मैं उसी रास्ते से चुपचाप वापस आया। सबूत हाथ में होने के बावजूद मैंने न तो पुलिस को बुलाया और न ही प्रेस को, बल्कि मैंने उस नंबर पर कॉल किया जिसे मैं कभी डायल नहीं करना चाहता था। लियू हुयान का फोन बहुत जल्दी ही बजा। इससे पहले कि उठाया जाए, दूसरी तरफ उसकी आवाज आई, थोड़ी थकी हुई लेकिन फिर भी बर्फीली। कौन है? मैं हूं, मैंने जवाब दिया। दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उसने कहा, तुम क्यों लौट रहे हो? मेरा पतन देखने के लिए? मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की। उसके व्यंग्य को नज़रअंदाज करते हुए मैं सीधे उसके ओर झाओ चियान और लियू मिंगजियान के बारे में बात करने लगा। तुम अभी कहाँ हो? उसने बता दिया। यह उसका ऑफिस था, उसकी कंपनी की आखिरी मंजिल पर। मैं लियूस की इमारत में सुबह के वक्त पहुंचा। केवल इमारत की आखिरी मंजिल रोशन थी, जैसे एक अकेला द्वीप। मैं उसके दफ्तर में दाखिल हुआ। वो एक बड़ी कांच की खिड़की के सामने बैठी थी, रात की दृश्य का नजारा करते हुए। उसकी आकृति नाजुक और अकेली थी। वो ज्यादा दुबली व काफी हताश दिख रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उठी नहीं, बस उदासीनता से पूछा, वो कहाँ है? मैंने फोन उसे दिया और रिकॉर्डिंग बजाई। सुनने के बाद उसका शरीर हल्का कांपा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। शांत रहते हुए उसका चेहरा कुछ नहीं दिखा रहा था। बस इतना ही? हाँ, तुम सिर्फ लौटे? क्या यही इसे देने के लिए था? हाँ। उसने मुझे एक ऐसी जैल नज़र से देखा जिसे मैं समझ नहीं पाया। हैरानी, शक, एक ऐसी भावना जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्यों? उसने पूछा। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने उसे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। शायद क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो एक घटिया इंसान झाओ चियान द्वारा अपमानित हो। आखिरकार मैंने एक रुककर कहा, शब्द दर शब्द, केवल मैं ही उसे अपमानित कर सकता हूं। लियू हियान चकित रह दी। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें लाल होने लगीं। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था। वो रानी जो हमेशा अविनाशी थी, अब एक आहत बच्चे जैसी लग रही थी। दफ्तर में खामोशी थी। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर बाद मैंने खामोशी तोड़ी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। काम के लिए निर्माण स्थल मुझे वापस बुला रहा है। मैं मुड़ा और जाने लगा। रुको, उसने मुझे रोका। मैं मुड़ा। वो उठी, मेरी तरफ आई। उसने मेरी तरफ देखा, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जिसे मैं समझ नहीं पाया। संग जी, चलो फिर से शुरू करें। ठीक है। मैंने उसे देखा, दिल भरे हुए मिले जुले एहसासों से। उस पल स्वीकार करता हूँ कि मेरा दिल पिघल गया, लेकिन 3 साल की जेल के बारे में सोचकर मैं पीछे हट गया। एक कड़वी मुस्कान के साथ, मिस लियू, मजाक मत करो, हम तो पहले ही तलाक ले चुके, और इसके अलावा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह कहकर मैंने अपना दिल सख्त कर लिया। मैं मुड़ा और चला गया। इस बार उसने मुझे फिर से नहीं बुलाया। मैं दफ्तर से बाहर निकला, लिफ्ट पकड़ी और नीचे गया। लियूस की इमारत से बाहर आते समय मैंने पीछे देखा। आखिरी मंजिल की रोशनी अभी भी जल रही थी। मैंने एक टैक्सी बुलाने के लिए फ़ोन उठाया ताकि मोटे वांग के घर लौट सकूं। उसी पल फ़ोन वाइब्रेट हुआ। यह लियू हुयान का संदेश था। कल सुबह 9 बजे नोटरी के दफ्तर के बाहर अपना निवास प्रमाण पत्र लाना। इस बार अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मैंने संदेश देखा। मैं स्तब्ध रह गया। हैरान, मैं हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह महिला वाकई में बिल्कुल नहीं बदली थी। मैंने फ़ोन रख दिया और अपनी निगाहें आसमान में चांद पर उठाई। शायद ऐसी एक जिंदगी भी दिलचस्प हो सकती है। The fool, the fool, the fool, sitting on the throne of gray. The fool, the fool, the fool, watching reality decay. Woke up with a hole in my head, a stranger in the glass,
Zhao Mingrui is dead and gone, let the old life pass. Transmigrated to an era of steam and crimson moonlight. Everyone will die, the notebook said, starting my endless night. 22 paths of the divine, 12 stood before my eyes. I chose the hardest road to walk, where the deepest danger lies. Sequence 9, the seer staring through the spirit veil, marked by the gray fog, beginning this cursed tale. Sequence 8, the clown, balance on a wire, keep the smile painted on while walking through the fire. No pain can stop my body, precise in every motion, but I had to grin while watching my captain drink the final potion.